आज़ादी के बाद से इस संविधान से नहीं बच पा रहे हैं हम लोग। हमारी पीड़ा इस बात की, इस देश की संसद में हमें अपनापन नहीं लगता है, इस संविधान में इस वजह से ही नहीं लगता है कि हमारे पुरखों के खून है उसमें। तुमने संविधान में लिखा है कि गांव के लोग नहीं, हम तो न्याय कर ही रहे थे ना। 1972 तक तो हमारी न्याय पंचायतें जिंदा थी ना। और देखिए 1972 के पहले हमारे जो मुकदमे जाते थे और 1972 के बाद के मुकदमे जो जा रहे हैं उनका रेशियो निकाल लीजिए। आप लोग तो बुद्धिजीवी हैं। और इन न्यायालयों में कोई न्याय होता है? कि देश है किसानों का, किसानी बाहुल्य, और उसी देश के संविधान में किसान परिभाषित नहीं है। और इतना बड़ा ब्लंडर नहीं पकड़ में आया बुद्धिजीवियों के। इतनी बड़ी JNU, DU और इनसे खवाए डाल रहे हैं हमारे टैक्स का पैसा। राइट देना क्या है? उनका तो नेचुरल राइट है, इनके बाप का है राइट जो हमें दे देंगे। जो गांधी के आंदोलन में किसी की जो नहीं चलती थी वो इसी कारण नहीं चलती थी कि गांधी की और किसानों की एक ट्यूनिंग थी। वो जानता था कि मुझे कहाँ पलटी मार जाना है, किसानों को कुछ बुरा नहीं लगेगा। 1971 में मजदूर नाम का एक नया वर्ग उभर के आ गया। इस देश में कभी कोई मजदूरी नहीं करता था। मलिहाबाद से लेकर लखनऊ के बीच में 60 कैंसर हॉस्पिटल हैं। 60 ये तो हमारी प्रगति है। ये अग्नि जल रही है मगर ये कोई यज्ञ नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे बताया गया कि ये धूनी, ये एक तरह की धूनी है और धूनी भी किसी बाबा की नहीं है लेकिन एक किसान बाबा की जरूर है। हम हैं प्रेम सिंह जी के पास बांदा में, और प्रेम सिंह जी की बगिया में यहाँ पर ये धूनी सुबह को 4 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक रमती है, जमती है, और उस पर रमते हैं प्रेम सिंह जी। और प्रेम सिंह जी के साथ में जो चौकड़ी साथ में बैठती है, दूर दूर से लोग आते हैं। आप उत्तर प्रदेश से हैं आलोक जी, बिहार से हैं। ये वन वे नहीं है, ये ठीक है, सबकी तरफ से कुछ कुछ इनपुट आता है। और यहाँ एक तरह से ये यज्ञ के साथ साथ ज्ञान यज्ञ चलता है। और ये ज्ञान यज्ञ कितने दिनों से चल रहा होगा इसका अंदाज़ा तो आपको होगा ही। आप बताएं एक बार। जी नमस्कार, आपका स्वागत है यहाँ। प्रेम सिंह जी दर्शन के छात्र रहे हैं और वो दर्शन आपको अगले आधा घंटे में भी जो है अगले ठीक है उसमें आपको ये ध्यान में आएगा कि वो दर्शन के छात्र ही नहीं हैं, वो उस दर्शन को उन्होंने अप्लाई किया है अपने खेत पर, अपने विचारों में, अपने व्यवहार में। ये सहज रूप से स्वतंत्रता सुख हर व्यक्ति चाहता है। तो धीरे धीरे जो इस बारे में जागरूक रहता है उसी तरह का उसके आसपास वातावरण यदि वो कंप्रोमाइज़ नहीं करता है तो सज ही जाता है। ऐसे ही मैं समझता हूँ ये सब सजता चला गया कि हम स्वतंत्रता पूर्वक और नित्य सुख पूर्वक एक भी सेकेंड के लिए हमारे सुख में कोई बाधा न हो और सारी स्वतंत्रताओं को बनाए रखते हुए हम एक जीवन पद्धति को विकसित कर सकते हैं। अगर आप याद करने की कोशिश करें तो वो पहला कौन सा विचार था जब जिसकी शुरुआत हुई, जिस दिमाग ने जिसको सबसे पहले सोचना शुरू किया? क्योंकि आप तो इस 10 एकड़ ज़मीन में खेती ही कर रहे थे, तो खेती से फुर्सत नहीं होती है एक किसान को। तो किसको श्रेय दूँ? मुझे लगता है संस्कारों को दें तो ज़्यादा अच्छा है। हमारे पिताजी सन्यासी, हमारे नाना जी सन्यासी, और हमारे नाना के पिताजी भी सन्यासी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। चंद्रशेखर आज़ाद हमारे घर में आया करते मतलब थे। संन्यास आश्रम के समय में संन्यास लिया उन्होंने, और माने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। तो घर में जो अध्ययन का वातावरण था, मेरी नानी निरंतर अध्यवसाय करती थी। प्रतिदिन 2 बजे उनके दरवाजे में कोई ना कोई एक पंडित जी आते थे और कोई ना कोई ग्रंथ पढ़ के सुनाते थे। गांव के 30-35, 40-50, कभी कभी 60-70 लोग भी बैठ के उसको सुनते थे। तो कब वो संस्कार झर के स्थिर हो के बैठ गए तो मैं इसी को दे सकता हूँ कि हो सकता है कि जो भौतिकवादी जीवन की बहुत प्रेरणाएं मुझको प्रेरित नहीं कर पाई, आकर्षित नहीं कर पाई, तो हम अपना किसान बनना चले आए।
मानव सभ्यता का सबसे विकसित स्वरूप आपको कहाँ पर दिखा इस पूरे समाज में? गांव और किसानी। कहाँ से आया ये एक विकास क्रम है पूरी दुनिया का। आप पूरी दुनिया को देखें तो एवोल्यूशन थ्योरी को ही ले तो हम सब नदियों के किनारे, झरनों के किनारे, पहाड़ों में सबका उद्भव हुआ मनुष्य जाति का। और उसकी पूरी यात्रा ही खाना बदोशी की यात्रा, खाने को स्थायी करना, पानी को स्थायी करना, आवास को स्थायी करने की सारी यात्रा है। और 10,000 साल पहले उसको खेती हाथ में लग गई। जैसे ही खेती हाथ में लगी वैसे ही परिवार व्यवस्था आई, परिवार में स्थिरीकरण शुरू हुआ। साल भर का खाना, दाना, पानी स्थिर होना शुरू हुआ। और जैसे ही हल का आविष्कार हुआ तो एक समाज का निर्माण हो गया। खेत को उपजाऊ बनाना, बीज को सुरक्षित रखना, हल बनाने के लिए कुछ लोग लगे, उसमें लकड़ी के काम करने के लिए लुके, कुछ लोग मिट्टी के इतने एक्सपर्ट लोग रहे। मिट्टी का एक्सपर्ट लोग, वो कैसे, किस मिट्टी में मकान बनेगा, किस में कौन सी खेती करेंगे, कब बोना है, कब जोतना है, कब काटना है, ऋतुओं का परीक्षण, निरीक्षण, सर्वेक्षण, और फिर उसके आधार पर ये महान कार्य था भाई। ये छोटा मोटा काम है कोई? ये सभ्यता, मानवीय सभ्यता के स्थायीकरण का महान कार्य था। हर वनस्पति में कुछ दवा, हर देखिए ना, औषधि विज्ञान का पूरा आविष्कार, ये महान खोजी थी। प्रेडिक्शन किस ग्रह के पास आने पर, इसका छोटा मोटा ज्ञान है ये। तो महान ज्ञान, इसको हम किसान कहते हैं। जब किसान एक ऐसी लाइफ स्टाइल से चलता है कि उसका सब कुछ सेट हो जाता है तो दो ही चीज़ें हो जाती हैं, या तो वो ज्योतिषी हो जाता है या तो वो वैद्य हो जाता है, या दोनों हो जाता है। अच्छा, हाँ, किसान ही विकसित होकर वैद्य और ज्योतिषित। ये तो सब ईश्वरवादी लोगों ने माला वाला पहन के हम किसानों की खोजों को कलेक्ट करके एक किताब बना दी और राजा का माला पहन लिया। ये कोई आविष्कारक नहीं थे, सारे आयुर्वेद के आविष्कारक किसान थे जो नोमैडिक कल्चर से आते हैं। ज़्यादातर उसमें यादव हैं, गड़रिया हैं। आज भी आपको दवा देते हुए हिंदुस्तान में सर्वे कर लीजिए, यही लोग मिलेंगे आपको, नए नए आविष्कार करते मिलेंगे। तो आयुर्वेद के आविष्कार हुआ है इनसे। इसी तरह ज्योतिष का आविष्कार वह किसान जो लगातार अपने 70, 80, 90 वर्ष तक देखता है कि अच्छा ये ग्रह यहाँ आता है तब ये पानी बरसता है, ये ऐसे होता है वैसे होता है, इसका पूरा प्रेडिक्शन करने का धीरे धीरे ये आ गया, गणिती आ गई। तो ये सब किसान ही थे। दुनिया की जितनी बेहतरीन चीज़ों का आविष्कार हुआ है वो सब किसानों द्वारा हुआ है। रोटी का आविष्कार, पहले जोतेंगे, काटेंगे, फिर उसको धोएंगे, फिर पीसेंगे, फिर रोटी बना के फिर खाएंगे। इसमें आपको नहीं लगता है कि ये आज तक उसको सेक के, माने उसको तवा है जो कभी मिट्टी का रहा, कभी लोहे का रहा, अब नॉन कुकवेयर आ गए हैं, लेकिन तवा ही रहा। तवे का आविष्कार किसानों के अलावा किसी ने नहीं किया। तो मानवीय सभ्यता का चरम है ग्रामीण समाज, चरम था। लेकिन दुर्भाग्यवश संविधान ने इसको पहचाना नहीं। संविधान व्यक्तिवादी होने की वजह से, यूरोपीय मानसिकता से प्रभावित होने की वजह से इसको पहचान नहीं पाया, और इसको जिस तरह से सुरक्षित रखना चाहिए था रख नहीं पाया। समाज को आप किन किन इकाइयों में देखते हैं? आमतौर पर लोग बोलते हैं ये जाट समाज के लोग हैं, ये फलाना वगैरह वगैरह। मैं समझ गया। उसमें जिला भी है, राज्य भी है, वो उस प्रदेश के लोग हैं, वो उस प्रदेश के लोग हैं, उस देश के लोग हैं। अभी जो क्लासरूम में समाज की परिभाषाएं पढ़ाई जाती हैं उनकी भी पुनरीक्षण होना चाहिए। जो परिवार जब बड़ा होता है तो कुटुंब बनता है, कुटुंब और बड़ा होता है तो कबीला बनता है, और कई कबीले एक ही तरह के होते हैं, वो जाति बनती है। जाति माने ज्ञाति शब्द से आता है स्पेशलाइज्ड, किसी एक आर्थिक क्रियाकलाप में स्पेशलाइज्ड लोगों का समूह जाति कहलाती है। जैसे चमार है, कुम्हार है, एक स्पेशलाइज्ड। जब ये सभी जातियां एक साथ रहती हैं तब समाज बनता है, और ये गांव, उसको गांव कहलाते हैं। तो अभी पूरे विश्व में एक भी समाजशास्त्री नहीं हुआ है जो इस पूरे विकास क्रम को ध्यान में रखकर समाजशास्त्र की परिभाषा गढ़े। इसलिए आप जब कहते हैं जाट समाज, समाज में जाट जाति हो गई। समाज तो जब बना जब 7, कहीं कहीं 36, कहीं कहीं कई प्रकार के काम करने वाले लोग जब एक साथ रहते हैं तब वो समाज बनता है। समाज माने ही गांव कहता है। गांव का जो चेहरा, चाल और चरित्र है जी, ये क्या भारत की ही ये लेगेसी है, या भारतीय उपमहाद्वीप की लेगेसी है, या दुनिया भर में ऐसा ही है? जी, दुनिया भर में नहीं है,
दुनिया भर में तो अभी खाने का स्थिरीकरण नहीं हुआ, तो कुछ जिन इलाकों में ये हुआ वहाँ पर है, अलग अलग तरीके से हैं। जैसे पंजाब में पिंड कहलाते हैं, पिंड माने शरीर, शरीर की तरह जहाँ लोग रहते हैं वो गांव। हमारे यहाँ देहात कहलाते हैं, माने देह की तरह रहने वाले लोग। देह में क्या होता है? एक ही शरीर में, एक ही देह की तरह। देह की तरह क्या होता है? आँख अपना काम करती है, कान अपना काम करता है, हाथ अपना काम करता है, पाँव अपना काम करता है, लेकिन काम काहे के लिए करते हैं? शरीर देह के लिए। इसी तरह हम देह की तरह जहाँ रहते हैं। अब बाहरी आदमी देहात, देह की तरह। इसी तरह पिंड, पिंड माने शरीर होता है, शरीर की तरह। और इसको समूह, चूंकि जो बाहरी लोगों ने इसको गांव कहा, क्योंकि उनको तो समूह में रहते हुए लोग दिखे, तो गांव माने होता है समूह। तो है वो असली पर देह की तरह रहते हुए लोगों का समूह। इस तरह से एक इसके विकास क्रम की यात्रा है, जो व्यक्ति के परिवार से लेकर गांव तक की यात्रा है। इसमें पूरी दुनिया को देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध के कुछ लोग, जैसे जहाँ पर 10 महीने जाड़ा होता है, तो वहाँ पर लूटपाट ही विकसित हुआ। आज भी लूटपाट में ही पूरा यूरोप लगा रहता है। कोई ना कोई तरीका निकाल के, अब संविधान तो उन्हीं के, ये अधिकारवादी मानसिकता, ये स्कूलिंग, सब यूरोपीय मानसिकता के लोग हैं। अंग्रेजों का यहाँ आना या पूरी डचेस दुनिया का में, या फ्रेंचेस का, पूरा किसी का भी यूरोप, आना, वो लूट के लिए ही निकले थे, पूरे लूट के लिए। अच्छा, वो इसलिए निकले थे कि जो मंगोल के आसपास के लोग थे वो और ज़्यादा पीड़ित थे। उन्होंने इनको लूटा, इन्होंने इनको लूटा, इन्होंने इनको लूटा, और पूरे यूरोप को जब लूट डाला तो यूरोप अब हिंदुकुश पर्वत को पार करके इस तरफ आया, नाव लेकर इस द्वीप में गया, उस द्वीप में गया, पूरे अमेरिकन कंटिनेंट में झाड़ू लगा दिया, वहाँ का नेटिव नहीं बचा। ऑस्ट्रेलिया को पूरा कैप्टन कुक ने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। और ये इसी तरह पूरी दुनिया में इन लोगों ने अपना मूंग दली। वो तो भारत की इतनी प्रबल संस्कृति हुई रही, इस वजह से हम लोग कुछ बचे, लेकिन आज़ादी के बाद से इस संविधान से नहीं बच पा रहे हैं हम लोग। हमारी पीड़ा इस बात की है। उनसे तो हम बच गए। अंग्रेज़ों के ज़माने तक भारत के गांव गुलाम नहीं हो पाए थे। देश गुलाम था, गांव स्वतंत्र थे। लेकिन उसकी नींव तो वही रख कर गए थे। नहीं, वो संविधान के रूप में जो आज स्वीकार लिया, वो प्रॉब्लम हो गई हमारी। हम तब तक हमें पता था कि हम अंग्रेज बाहरी हैं, इनसे लड़ना है, तो अपनी तरीके से हम लोग लड़ रहे थे। इसके बाद हम धोखा खा गए अपनों से कि अब तो अपने आ गए हैं, और इन्होंने ऐसे कानून का पच्चर लगाया कि हम लोग आपस में तमाम तरह से लड़ने झगड़ने, दूरियां बढ़ने, स्वयं पंचायती राज व्यवस्था अपने आप में, हर 5 साल में चुनाव आता है, पूरा गांव बिखर जाता है। इस पर भी हम बात करें, फिर घाव भरते हैं, फिर इसके बाद आ जाता है। इस पर भी हम बात करेंगे। एक बात इसके पहले भी है कि गांव के स्वरूप में मूलभूत बदलाव कब आया होगा? देखिए, स्वरूप तो इसका ये कोई स्थायी स्वरूप नहीं होता है। गांव कहा जाता है कि 1793 के कानून के बाद उसमें वो तो जमीनें व्यक्तिगत हुई, तो वो बड़ा बदलाव था। देखिए, अगर इसको देखें तो 9 कानून अभी तक ऐसे बने हैं जो हमारे परिवार संगठन और ग्राम संगठन को तोड़ने वाले हैं। उनका कुछ पहला है वर्ण व्यवस्था। ये आई, इसी से युद्ध कर रहे थे विश्वामित्र और राम। वर्ण व्यवस्था आई राम के पहले। वर्ण व्यवस्था के प्रवेश का ही विरोध था वाल्मीकि का। अब उनके गांव में जब क्षत्रिय ये काम करने वाले जातियों को समझ गए आप, ये काम करने वाले ब्राह्मण होंगे, ये काम करने वाले क्षत्रिय होंगे। देखिए ध्यान से, क्षत्रिय और ब्राह्मण और वैश्य, ये तीनों में से कोई जाति नहीं होती है, ये जातियों का समूह होते हैं। तो ये काम करने वाले पहले हम परिभाषित कर सकें, जाति हो गई। ये काम करने वाले ब्राह्मणों का टैक्स माफ। जिस तरह आज का रिजर्वेशन है, SC ST और क्या है, उसी तरह उस समय के राजाओं का राजा आएगा तो ऑर्गेनाइज करेगा समाज को वो। तो उनका पहला जो क्या कहते हैं उसको, ऑर्गेनाइजेशन का, वो 4 कैटेगरी में पूरे समाज को बांट रहे थे। ये काम करने वाले ब्राह्मणों का टैक्स माफ। ये काम करने वाले क्षत्रिय, ये टैक्स वसूली में सहयोग करेंगे। ये काम करने वाले वैश्य, इनसे टैक्स लिया जाएगा। अब बताइए कौन ब्राह्मण नहीं बनना चाहेगा? तो उस समय का एक तरह से क्या कहते हैं, रिजर्वेशन सिस्टम है उस समय का। ये कब आया? ये आया दशरथ के पहले से तक आ रहा था,
चूंकि हमें जो लिखित इतिहास उपलब्ध है, वाल्मीकि को जो इन लोगों ने डकैत घोषित कर रखा था, केवल इसी वजह से डकैत घोषित कर रखा था कि वो इसको रोकते थे। वो नवयुवकों की एक टीम बनाए हुए थे, इनकी पिटाई करवा देते थे ऋषियों की। तो वो पिटाई माने उनको डकैत मानते थे। इसीलिए राम ने वह गलतफहमी दूर करने के लिए पूरे देश की कि वाल्मीकि एक विद्वान है, अपनी पत्नी को वहाँ भेजा कि बच्चों को शिक्षा देने की, उससे अच्छा विद्वान आदमी कोई नहीं है। कर्म को इस्टेब्लिश करने की कोशिश है। अभी ये डिवीजन भी जो आप कह रहे हैं, ये भी उसी का देन है। न कर्म और बुद्धि अलग अलग नहीं होती। कर्म और बुद्धि ऐसे ऐसे चलते हैं जैसे सीढ़ियाँ चढ़ी जाती हैं। बुद्धि जाएगी उतना ही कर्म होगा, कर्म का फल होगा, फिर बुद्धि बढ़ेगी, फिर बुद्धि, ऐसे होता है। हाँ। अलग अलग होता ही नहीं है। ये सब बुद्धिजीवियों की हरकतें हैं जिसके शिकार आप सब लोग हो गए, है ना। ये अलग अलग होते ही नहीं है। तो हाँ, प्रश्न भी आपके उसी से गुथे हुए आएंगे हमारे पास, मुझे पता है, लेकिन कोई बात नहीं। तो वहाँ से पहला अटैक हुआ वर्ण व्यवस्था, फिर सीधे दूसरा अटैक हुआ 1793। उसके बीच में कोई दूसरा अटैक नहीं है भाई साहब। अच्छा, हम लोग उससे लड़ रहे थे। वर्ण व्यवस्था से लड़ने के लिए बुद्ध आया, महावीर आया, परशुराम आया, राम आया, जनक आया, हम लड़ रहे थे उससे भाई। और उसके बाद सीधे जनक एक उपाधि थी। हाँ, जनक से बढ़िया लोकतंत्र पूरी दुनिया का कोई उदाहरण ही नहीं है। लेकिन उसको चूंकि रोमन सभ्यता को अपनी महान सभ्यता बताना था, उन्होंने जनक के कार्यकाल के, जबकि स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध हैं उसी क्षेत्र में, उनको दबाने की कोशिश की गई। क्या प्रमाण है? जैसे एक तो देखिए, उस जमाने में पुरुष प्रधान समाज में स्त्री स्वयं अपने पति का चुनाव करेगी, ऐसा संभव है? और सीता ने क्या किया? और जनक ने क्या किया? बहुत सारे प्रमाण दे दूंगा, जब उस पर बात चलेगी तो आगे चलेगी। हाँ, हाँ। अभी तो गांव पे रहे। जनक के बनने का प्रोसेस जो है वो भी तो गांव से होकर जाता है। 10,000 गांव का जो नेता होता था उसको जनक कहते हैं। जनक एक पोस्ट थी। सीता का पिता जो जनक था वो 20वां जनक था। अच्छा, हाँ, सीरध्वज नाम था शायद उसका। सीरध्वज नाम नाम था। तो बहुत उसको अगर इतनी, और उसका चुनाव भी योग्यता के आधार पर होता था। जो ब्रह्म को प्रतिपादित करने में सक्षम होता था, दूसरों को बोध कराने में सक्षम होता था, उसको ही, वही उस पद का दावेदार होता था। आप ये कह रहे हैं कि वो पॉलिटिकल नहीं, स्पिरिचुअल लीडर होता था? ये भी वही से डिवीजन आता है। अच्छा। पॉलिटिकल, स्पिरिचुअल, सोशल और इंडिविजुअल अलग अलग होता ही नहीं है। अच्छा। हर व्यक्ति वही होता है। कुछ समय के लिए समाज में रहता ही है, कुछ समय के लिए नीतिगत काम करता है। अलग अलग डिवीजन करने का जो आया, 4 वर्ण, 4 आश्रम, स्वर्ग और नर्क की परिकल्पना यूरोप के माध्यम से आई। तो क्या हमारे यहाँ नहीं है? नहीं, वर्णाश्रम हमारे यहाँ नहीं है। यह पूरा यूरोपीय मॉडल है ये। फिर ये चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग, इसीलिए तो गीता का प्रचार करते हैं। क्या उस समय कोई कृष्ण के यहाँ माइक लिए खड़ा था? तो गीता लेखक क्या अपना विचार नहीं आएगा? तो था क्या फिर? अगर कृष्ण लड़ किस बात के लिए रहा था? शिशुपाल का वध क्यों किया था? शिशुपाल क्यों मारा गया? क्योंकि कृष्ण को राजा का लड़का नहीं स्वीकारते थे, वो अहीर का लड़का मानते थे। हाँ, उसको ठीक है। और राजाओं के बीच में बैठने में ऐतराज था। क्या मतलब है इसका? इसलिए शिशुपाल उसको गाली बक रहा था। एक समय गाली बकते बकते आया कि कृष्ण को मारना पड़ा उसको। क्यों मारा था? जरासंध की क्यों हुई? कृष्ण का ये लोग क्यों विरोध कर रहे थे? क्योंकि ये राजा का लड़का नहीं था। तो वर्ण व्यवस्था कहाँ थी? लड़ किस बात से रहा था? नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि कृष्ण या ये लोग जो हैं, ये कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था के पक्ष में कुछ भी नहीं था। ये बार बार यूरोप से ठोकर मार रहे थे। राजाओं के साथ में आता था, इसको बार बार ढकेलने की कोशिश की जा रही थी। किसको? इसी को, इस सिद्धांत को। अच्छा, हाँ। और इन लोगों ने, यूरोप के लोगों ने इतिहासकारों से इतना गड्ढमड्ढ करवाया कि जातियां शाश्वत होती हैं, पूरी दुनिया में हैं। वर्ण राजाओं के माध्यम से आया। ये दोनों अलग अलग समय पर इस देश में आए, इस बात को भी उन्होंने खुलने नहीं दिया। 1793 का जो परमानेंट सेटलमेंट है, दूसरा है ये। पहला अटैक वर्ण व्यवस्था। हाँ। दूसरा अटैक
1793 में जमीनों का व्यक्तिगत होना। तो ये अटैक इतना बड़ा था कि आप इसकी कंपेयर उससे कर रहे हैं? हाँ था ना। इसके पहले आप एक भी पौराणिक इतिहास उठाइए, गीता उठाइए, महाभारत उठाइए, आप जमीनों के लिए लड़ते हुए किसी आदमी को बताइए। महाभारत ही जमीन पर हुआ? नहीं था, राज्य का था। राज्य का? राज्य का था, किसानों के बीच में नहीं ना। क्योंकि जमीनें व्यक्तिगत होती ही नहीं थी। इस बात के ठोस प्रमाण क्या है कि जमीनें व्यक्तिगत नहीं होती थी? पूरा पौराणिक इतिहास उठा के लीजिए, एक भी बताइए कि कहीं जमीनें व्यक्ति की होती हों। पौराणिक भी क्यों? 1793 को तो 200 सवा 200 साल ही अंग्रेजों से ही पूछ लीजिए। वही आदमी कहीं युद्ध, ये इनको पढ़िए, क्या नाम है इनका, धर्मपाल जी को पढ़िए, उन्होंने तो बहुत सारे साक्ष्य दिए हैं कि वही आदमी चमड़े का काम करता है, वही योद्धा हो जाता है। वो गर्व से बताता है, हम तो युद्ध जब खाली समय होता है जब युद्ध का समय होता है तब युद्ध करते हैं, बाकी समय में चमड़े का काम करते हैं, बाकी समय पर हम ये काम करते हैं, वो काम करते हैं। हाँ, भीमा कोरेगांव इसी का एविडेंस है? मैं बहुत डिटेल में इसके बारे में नहीं जानता हूँ। जब ये अभी मुद्दा उठा था उसी समय थोड़ा थोड़ा जाना कि क्या हुआ, वो उसको इससे अलग करके देखें कि अंग्रेज़ों ने इस देश में, जब महारों ने मराठाओं को हरा दिया था, अंग्रेज़ों ने इस देश के लोगों को कि उसका फ़ायदा उठाया। ओके। और वहाँ पर अपनी सेना तैयार करने लगे, वेतन में ही हमारे लोगों को सेना बनाने लगे, उनको ट्रेनिंग देने लगे, फिर उस सेना को किराए में देने लगे, फिर समझे कि यार ये तो राजे लोग बेवकूफ़ हैं और धीरे धीरे कब्जा भी करने लगे। फिर धीरे धीरे ये पता चला कि एक ही प्रकार की, एक ही जाति की सेना रखेंगे तो हमारे ऊपर कभी भी अटैक कर सकते हैं, तो विभिन्न जातियों की सेना रखने लगे और विभिन्न जातियों को रेजिमेंट्स बनाई गई और उन रेजिमेंट्स को आपस में लड़ाई रखते थे। हर रेजिमेंट को ऐसे स्वतंत्र रूप से विकसित किया जा रहा था जैसे उनसे महान दुनिया में कोई नहीं है। तो उन्होंने महान रेजिमेंट बनाई भी और फिर बाद में वो डिसबैंड कर दी। उसकी वजह यही होगी कि अटैक कर दिया होगा उन्होंने, अंग्रेजों के ऊपर ही अटैक। जैसे ही समझ में आया होगा कि हमारे लोगों को ही लूट रहे हैं, तो इसीलिए 1857 में देखिए ना, पूरा सैन्य एकत्रीकरण हो गया। सिख रेजिमेंट ने सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मार डाला। उसमें देखिए जलियांवाला बाग में गोरखों ने मारा पूरे सरदारों को। तो वो सारे रेजिमेंट्स को ऐसे ब्रटअप करते थे जैसे यही सबसे महान है, इसको उसके खिलाफ यूज करना, उसको इसके प्रति खिलाफ यूज कर लेते थे। और इसका फायदा, और लोग यूज हो गए। लोग तो इसलिए यूज हो गए कि उस समय देश का कोई कॉन्सेप्ट तो हमारे देश में है नहीं था। 560-70 छोटे छोटे चुटपुंडिये राजे थे, वो आपस में लड़ते रहते थे। राजा कौन है कौन नहीं है, समाज को इससे ज़्यादा लेना देना नहीं था, इसलिए वो तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। समाज का कॉन्सेप्ट था, समाज का परफेक्ट कॉन्सेप्ट था। गांव में कोई बात आ जाए तो पूरे आदमी तैयार हैं। उनकी जाति के गांव में किसी बात, देखिए ताना बाना देखिए, हर जाति 250 से 300 गांव में फैली होती है और हर जाति के कुछ सदस्य गांव में होते हैं। तो गांव में कई जातियों के लोग हैं, वहाँ पर भी तो कभी जब गांव में अन्याय होता है तो जातियों की पंचायत लगकर उसको बराबर कर दिया जाता है, और जब जातियाँ कोई अन्याय करती हैं तो गांव की पंचायत बैठ जाती है और इस तरह न्याय को बैलेंस कर लेते रहे। तो वो ताना बाना है। वहाँ पर कुछ बात आई तो ये सब, मंगल पांडे कैसे चला गया इनके विरोध में, उसके अंदर कितनी ताकत आ गई। इसके पहले भी देश परतंत्र था, लेकिन मंगल पांडे को गुस्सा किस बात पर आया, उसके ब्राह्मणत्व पर। सुअर की चर्बी हो गया, गाय की चर्बी हो गई। 1793 के कानून के बाद क्या क्या बदला, उसको कुछ डिटेल में फिर इसके बाद 1793 के बाद वही इतना भारी था कि उससे हम लोग जूझ ही रहे थे। उसी के रिबेल में 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति शुद्ध रूप से किसानों की क्रांति थी। किसानों के बच्चे ही रेजिमेंट उसमें थे, सेना में थे। आज भी ब्रिटिश म्यूजियम में 10,000 से अधिक चिट्ठियाँ रखी हुई हैं जो अपने अपने रेजिमेंट हेड को दिए थे कि हमारे गांव में अंग्रेज़ आते हैं, पटवारी आते हैं, इसकी ज़मीन उसको, उसकी ज़मीन इसको करके चले जाते हैं और बहुत
परेशान करते हैं। ऐसी किसान माने जो सेटलमेंट के संबंध में जितनी शिकायतें थी वो देते थे, क्योंकि इस देश में कोई सरकार तो थी नहीं, राजाओं को पहले से ही जीत चुके थे, वो कहाँ बताएं किसान लोग। तो वो इसको मान के कि सैनिक लोग अपना सरकारी हैं, ये वहाँ हमारी बात पहुँच जाएगी। आज भी 10,000 एप्लीकेशन ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हुई हैं। तो वो अपने बापों की पीड़ा की वजह से तो भड़के हुए थे सारे किसान, किसानों के बेटे, सेना में तो हमारे ही बेटे थे। इधर जहाँ किसान मिले रास्ते में बगड़े उनको काटा गया। आपको बाना में 2 जगह हैं, एक जगह को 1859 में फिर से जब कब्जा कर लिया 1860 में, तो 2 बार एक पिपराही नाम का गांव है, 2 बार तोप से उड़ाया उसको, क्योंकि वहाँ के लोगों ने जो बिठूर में मारे गए थे और बिठूर से भग रहे थे, और एक कर्नल मारा गया था हमीरपुर में, यहाँ से भग रहे थे, वो एक ही जगह से क्रॉस करने की जगह थी। इन लोगों ने कहते हैं कि गर्मी में उनसे खलिहान में काम करवाते थे, ये सब करवाते थे, वो मर गए कुल मिला के, और उनके हैट मिल गए थे वहाँ पर। तो पूरे गांव को तोप से उड़ाया था, पूरे गांव के गांव उसमें पेड़ों में टांग देते थे, लाशें टांग देते थे। 10वें दिन 20वें दिन चील कौए लाशें खाती रही हमारे पुरखों की। अभी तो वो बकाया है इस देश में। बिल्कुल है, हाँ? बिल्कुल है। कई ऐसे शहर हैं। हमारा खून कुलबुला उठता है कि ससुर अभी तो हम अभी 1920 के पहले के रजिस्टरों में जब तक गांधी नहीं आता है, उसके पहले तक कोई किसान नेता बनता नहीं है। इतने कत्ल किए हैं इन्होंने, उन सबको पहले डकैत घोषित करते थे, उनके ऊपर मुकदमा चलाते थे, फिर उनको फांसी देते थे और किसी को डायरेक्ट मार देते थे। इन सबको सामूहिक रूप से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घोषित करना भी बकाया है। और जो ये पुलिस एक्ट है उसको फाड़, ये हमारे ऊपर कलंक है। पुलिस एक्ट में जो बदलाव हुआ उससे कुछ बदलाव नहीं हुआ है, सब जैसा कहता है ऐसा है। वही रजिस्टर नंबर 8, वही रजिस्टर नंबर 10, और रजिस्टर नंबर 8 और 10 उठाइए। 1930 के पहले के 1947 के पहले के सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को डकैत घोषित करते थे ये। मुकदमे फर्जी चलाते थे, फिर उनको उसमें फांसी देते थे। ये बड़ा कलंक लेके ढोई घूम ही रहे हैं हम अभी। बड़ा कलंक है ये। इस देश की संसद में हमें अपनापन नहीं लगता है, इस संविधान में इस वजह से ही नहीं लगता है कि हमारे पुरखों के खून है उसमें। जितना पानीदार किसान था सब मारा जा चुका था। जो बेचारे नहीं पढ़े, माने कम सक्रिय थे, उन सब वही सब बचे हैं। आज बहुमत में अगर हम गांव की बात करें तो वहाँ रहता कौन है? वहाँ किसान रहते हैं कि जाट रहते हैं कि अहीर रहते हैं कि क्या रहता क्या है वहाँ? देखिए, फिर जब हम आज़ाद हुए तब तक हम पूरे थे, हम पूरा गांव रहते थे। और गांव रहते थे जब गांधी ने 1920 में आह्वान किया। 1920 के पहले आप देखिए कांग्रेस क्या थी, कुछ एलीट क्लास के कुछ लोगों का एक क्लब थी वो। हाँ, ठीक है। जब गांधी ने अपना रूप बदला चंपारण में जाके, जब किसान बन गया गांधी, किसानों के देवता का नाम, स्वयं के देवता को राम मान लिया, किसानों का कपड़ा पहन लिया, किसानों की मूछें लगा ली और किसान अपने आप को घोषित करने लगा, तो पूरे देश का किसान फिर से एक नई जान आई। उसको लगा कि हमें नेता मिल गया, तो हम किसान ही तो खड़े हो गए उसके साथ में। कोई पढ़ा लिखा आदमी ज़्यादा खड़ा था क्या उसके साथ में? पढ़ा लिखा आदमी खड़ा होता तो सब लोग के दूसरे अंग्रेज लोग चले गए होते। जो गांधी के आंदोलन में किसी की जो नहीं चलती थी, वो इसी कारण नहीं चलती थी कि गांधी की और किसानों की एक ट्यूनिंग थी। वो लायबिलिटी भी किसानों के प्रति थी, ट्यूनिंग थी। वो जानता था कि मुझे कहाँ पलटी मार जाना है, किसानों को कुछ बुरा नहीं लगेगा। वो क्या कहते हैं उसको, अंदर से तार जुड़ गए थे गांधी के और किसानों को। उसके बाद से अभी कोई किसान नेता नहीं। अभी सरकार आंकड़े देती है कि देश में करीब 13 करोड़ किसान परिवार हैं। हाँ, सर्वे करवा लें, किसान को संविधान में परिभाषित तो कर दें कि किसान किसको कहेंगे। परिभाषित करेंगे आज तो क्या तक हो जाएगा? किसान में परिभाषित करेंगे तो इनको बताना पड़ेगा। अगर बताएंगे तो इनका जातीय आधार पर पूरी पॉलिटिक्स समाप्त हो जाएगी। ये किसान देश, देखिए विडम्बना, देखिए रामवीर जी कि देश है किसानों का, किसानी बाहुल्य, और उसी देश के संविधान में किसान परिभाषित नहीं है। और इतना बड़ा ब्लंडर नहीं पकड़ में आया बुद्धिजीवियों के। इतनी बड़ी JNU, DU और इनसे
खवाए डाल रहे हैं हमारे टैक्स का पैसा, ये आज तक इस बात को नहीं पकड़ पाए। तो जो खेती करता है वो किसान या कुछ और भी है? देखिए, किसान हर वह व्यक्ति है जो प्राकृतिक वस्तु को मनुष्य के उपयोगी बनाने के क्रम में कहीं पर भी लगा हुआ इन्वॉल्व है। खेती होना न होना सेकेंडरी है, खेती तो कभी व्यक्तिगत नहीं होती है। आप लेकिन कह रहे हैं कि खेत जूता से बनाने वाला भी किसान है? बिल्कुल, जूता बनाने वाला किसान है, चमड़े से चमड़ा बनाने वाला, जो क्या कहते हैं, लोहे का काम करने वाला भी किसान है। हम जो खेत जोत कर अनाज निकालने वाले किसान हैं। खेती का मतलब हम अपनी गले में जमीन थोड़ी लटकाए घूमते हैं। बढ़ई भी किसान है? बढ़ई भी किसान है। तो फिर तो सब किसान है, सब किसान है। यही तो, इसीलिए तो कह रहे हैं कि ये देश किसानों का है। 100% किसान है? 100% किसान है। कुछ लोग जो बाहरी हैं, जैसे कुछ अफगान से लड़ाके सैनिक के रूप में आए, हालांकि कालक्रम में वो भी किसान बन गए हैं। कुछ अलग अलग हूणों के साथ, शकों के साथ, सीथियन के साथ, पर्शियंस के साथ में जो कुछ लोग आए हैं, वो 10-5% जो यहाँ रुक गए, वो केवल व्यवसायी रह गए हैं। और वो, लेकिन उनमें से कुछ लोग तो हम गांव में समा गए हैं, किसानी करने लगे। जी, मतलब ये एक नई बात और नई समझ है कि गांव में जो पूरी की पूरी आबादी रहती है उसको किसान के रूप में कंसीडर किया जाए। ये प्रेम जी का एक नया नज़रिया है। इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं क्या हम एक आखिरी चरण में? जो चीज़ें कुछ बिगड़ी हैं, बदली हैं और उनमें एरर कुछ आए हैं, उसको अगर ठीक किया जाए तो क्या क्या उपाय या क्या क्या मेजरमेंट लिए जा सकते हैं? पंचायत चुनाव को कुछ ठीक करने की जरूरत है? हाँ, देखिए, ठीक पैच वर्क नहीं होगा। ये जो गवर्नेंस सिस्टम है इस देश का, हाँ, ये अंग्रेजों ने बनाया था इस देश के कलेक्शन के लिए। ठीक है। अब 1947 में हमने अपने मोटो ऑफ स्टेट चेंज हो गया है। अब कलेक्शन नहीं है, मोटो ऑफ स्टेट वेलफेयर, सोशल वेलफेयर है। अब वेलफेयर स्टेट में उसका गवर्नेंस सिस्टम डेवलप होगा। कहते हैं कलेक्शन होगा तभी तो कल्याण होगा। बिल्कुल नहीं होगा। ये अगर ऐसा कहते हैं तो बलिहारी है उनकी बुद्धि पर। वेलफेयर कलेक्शन के लिए होना है तो पहले ऐसे ही हो गया कि पहले मुर्गे के पूरे बाल नोच लो, फिर उसको दाना डाल के पंख लगाओ। उसी वजह से तो सब हो रहा है ये गड़बड़। तो इनको बहस के मुद्दे में आना चाहिए कि वेलफेयर के लिए कमाना है कि वेलफेयर को एक डिसेंट्रलाइज मेथड से करना है। जैसे स्वास्थ्य को डिसेंट्रलाइज कर दीजिए आप, गांव पंचायत को ये अधिकार दे दीजिए कि अपने डॉक्टरों को नियुक्त कर सके वो। ठीक है, अपने आप भ्रष्टाचार खत्म होगा। और डॉक्टर की नियुक्ति ग्राम पंचायत इसलिए थोड़ी करेगी कि वो दवा करो, वो तो उसके वेतन से कटेगा। कोई बीमार ना पड़े इसके लिए हम डॉक्टर रखेंगे, नहीं तो उसका वेतन कटेगा। नहीं तो उसके वेतन से, दवाइयाँ उसके वेतन से जाएंगी। दवाई न देने के लिए तो हम डॉक्टर रखना चाहते हैं। तो ये जितना आप कल्पना करिए, अब इस देश में 7 लाख गांव हैं, हमें 7 लाख डॉक्टर चाहिए। अब 7 लाख डॉक्टर कितनी बड़ी रोजगार का अड्डा बन जाएंगे ये ग्राम पंचायतें। ये लोग झूठ बोलते हैं, गलत फहमियाँ फैलाते हैं। हमें न्याय चाहिए, हमें कितने वकील चाहिए? औसतन यदि एक वकील माने तो 7 लाख वकील चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा। अरे कम से कम, बड़ा गांव होगा तो ज़्यादा। इसी तरह हमें कितने इंजीनियर चाहिए? मान लीजिए हमको सिंचाई जल, हमारे गांव में आने वाले जल को बाहर नहीं जाने देना है। एक गांव में 5 इंजीनियर कम से कम उसमें लगेंगे। अब 7 पने 35 लाख हमें इंजीनियर चाहिए। इंजीनियरों की फौज चाहिए होगी, और वो नियंत्रण में रहेंगे, संतुलन में रहेंगे और उसमें रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप ये सेंट्रलाइज करते हैं, वही अध्यापक, गांव का आर्किटेक्चर, वही अध्यापक यदि गांव का आदमी चुनता है, कल्याण सिंह जी ने बड़े अच्छे प्रयोग किए। देखिए पढ़ाई की क्वालिटी बदल जाता है, क्योंकि गांव भर को पता है कि ये हम अपने भतीजों को पढ़ा रहे हैं, अपने फलानुआ के लड़के को पढ़ा रहे हैं। रात में भी जा रहा है, देखो तुम्हारा लड़का ये ठीक नहीं कर रहा है, वो ठीक नहीं कर रहा है, उसको सब मिलके संभालते हैं। अब बाहर का आदमी वो आता है कार में, शाम को बगल के शहर में 40 किलोमीटर दूर रहने चला जाता है। क्या हमारे बच्चों का ध्यान देगा वो? तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डाउन होगी कि नहीं होगी? तो आप देख लीजिए। तो कुल मिला के प्रश्न आपका उत्तर अलग हो गया। तो प्रश्न आपका ये था, पंचायत चुनाव का कुछ विकल्प? पंचायत चुनाव का विकल्प देखिए, तो मैं ये कह रहा हूँ कि पहले इसको पूरी तरह से समझें और समझाया जाए
विकल्प चुनाव की प्रक्रिया में परिवर्तन है। वही अब डिसेंट्रलाइजेशन पावर हो जाए और चुनाव की प्रक्रिया में अंतर हो जाए। चुनाव हो जाए, अभी चुनाव लड़ना या चुनाव जीतना ये नहीं रह जाए। चुनाव लड़ना अपने आप में एक गलत वाक्य है। या तो चुनाव क्रिया होती है या तो लड़ना क्रिया होती है। एक वाक्य में दो क्रिया कैसे प्रयोग कर सकते हैं? व्याकरणिक दृष्टि से भी है चुनाव भी हो रहा है और लड़ भी लेते हैं। चुनता कोई और है, लड़ते हम अपने से हैं। दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? फिर चुनाव में जीत गया, पहले आएंगे हाथ जोड़ करके हमें वोट दे दो, फिर कहेंगे मैं जीत गया, और मीडिया भी आपकी कहेगी जीत गया, वो जीत गया। अरे किससे जीत गए भाई? हमसे जीत गए या देश से जीत गए? जीते किससे हैं? उससे जीत गए वो जो 4-5 लोग बाकी खड़े थे। वो तो डाइल्यूट हो गए, वो तो उसके बाद नहीं जीते हमसे या देश से जीत गए, तो फिर अहंकार आ जाता है उनको। फिर उनको पता है कि हमें पैसा लगा के कमाना है, तो फिर वो प्रक्रिया इसी संविधान में और इसी तरह से रहते हुए भी कोई प्रोसेस जो है वैकल्पिक आपको लोकल लेवल पर समझ में आया? देखिए, आप कुछ भी करेंगे एक सीमा तक वो काम करेगी। ठीक है। जैसे ही उनका ध्यान जाएगा कि अच्छा ये स्वतंत्रता और स्वायत्तता की बात होने लगी, वैसे ही आपको ये संविधान के विरोध में खड़े हो जाएंगे, क्योंकि संविधान में परिवार की भी व्याख्या नहीं है। संविधान में समाज की भी व्याख्या नहीं है। तो जब तक आप किसान की परिभाषा, समाज की परिभाषा और तीसरा क्या हुआ, परिवार की परिभाषा को परिभाषित नहीं कर देते और उसको उचित संरक्षण उपलब्ध नहीं करवाते हैं, तब तक ये आपके प्रयास निरर्थक खाते में चले जाएंगे। आपने 9 बड़े कानूनों की बात की थी। एक बात आपने वर्ण बीच में टूट जाता है, वो बड़ा लंबे विषय है वो। तो एक वर्ण व्यवस्था आई, फिर 1793 में दूसरा आया परमानेंट सेटलमेंट एक्ट आया, फिर तीसरा आया सीधे आज़ादी के बाद 1975 में बंधुआ मजदूरी अधिनियम आया, जो गांव में आपस में पूरे गांव में क्या हुआ था 1793 में, कुछ ज़मीनें सामूहिक होती थी। उस ज़मीन में खलिहान में ही एक लोहार का हिस्सा चला जाता था, बढ़ई का भी, चमार का भी, डुमार का भी, 7 लोगों का हिस्सा चला जाता था, और राजा का भी हिस्सा चला जाता था। राजा को भी किसान ही देता था और जो पैदा करता था वही देता था। ठीक है ना। तो 1765 में जब आलम शाह द्वितीय के पीरियड में अंग्रेज़ों ने सीधे टैक्स वसूली का अधिकार प्राप्त कर लिया, तब से इन्होंने कैश के रूप में लेना शुरू कर दिया। वस्तु के रूप में नहीं लेते थे, टैक्स के रूप माने कैश के रूप में ले, तभी से अत्याचार हुए। अभी शशि थरूर जी ने जो पुस्तक लिखी है डार्क एज, उसको पढ़िए, कितनी बीभत्स घटनाएं उन्होंने लिखी हैं। ब्रिटिश संसद में इस बात पर बहस होते हुए एक महिला बेहोश हो गई कि किस क्रूरता के साथ में अंग्रेज लोग टैक्स वसूली करते थे। जो स्त्रियों के स्तनाग्र होते थे, बांस की खपच्ची में स्तनाग्रों को बांध के ऐसे तोड़ के काट देते थे, अंग्रेजों ने किया है। इसलिए बंगाल को बांटना चाहते थे। किस लिए बंगाल को बांटना चाहते? इसीलिए बांटना चाहते थे कि उसके बाद भी वो अभी प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसीलिए आज़ादी लड़े, बहाना बनाया गया हिंदू मुस्लिम का, बांटे गए बंगाली और पंजाबी। फिर भी किसानों ने जब सोचा 1859 के बाद कि अब कैसे किया जाए, कोई बात नहीं, नाम हो जाने दो जमीन, हम लोग उसी तरह रहेंगे। हमारे समय तक उसी तरह रहे भाई साहब, जमीन चाहे जिसकी नाम हो, हम उसी तरह खलिहानों में बांटते चले गए। चिंता मत करो, इसका द्वेष मत करो कि ये क्या हुआ। अब इन्होंने उस कम्युनिस्टों के प्रभाव ने, कांग्रेस में ने क्या किया कि अमुक जो बटाईदार थे, तिहैयादार थे, और जो जन के रूप में, हमारे यहाँ जन कहलाते थे, कहीं हलवाह कहलाते थे, आपकी तरफ क्या कहलाते, तो वो क्या होता था, हमारे यहाँ एक कैटेगरी होती थी ना अपने परिवार का जन, और हमारे परिवार का ही हिस्सा होकर वो काम करते थे। उसको इन लोगों ने अवैध घोषित कर दिया। श्रम साध्य अधिनियम 1975 उठाइए, इतना बड़ा कलंक लगा दिया। किसान ना हो गया वो तो सामंत हो गया, जमींदार, वो स्वयं शोषण का शिकार है। और उसको ऐसा प्रोपोगेट किया गया जैसे, और आपस में लड़ाया गया, और लड़ाने का परिणाम ये हुआ कि तीसरा हो गया कानून ये बंधुआ मजदूरी अधिनियम। उसका परिणाम ये हुआ कि शहरों में भीड़ बढ़नी शुरू हो गई,
1971 में मजदूर नाम का एक नया वर्ग उभर के आ गया। इस देश में कभी कोई मजदूरी नहीं करता था। हम अच्छा। सब कोई मजदूर नहीं थे। मजदूर शब्द ही नहीं का अर्थ ही नहीं पाएंगे आप पूरे देश में, हिंदी में नहीं पाएंगे आप। मैंने भी किसी से सुना कि इस देश में एक भी मजदूर नहीं था, ये कारीगरों, किसानों और कारोबारियों का देश था। देश है और हम एक दूसरे की मदद करते थे, लेकिन ये नहीं करते थे कि हम किसी की मजदूरी करते हो। तो मजदूरी शब्द का हिंदी नहीं अनुवाद पाएंगे आप। ये अरबी फारसी का लैंग्वेज, जहाँ पर अमीर होते हैं गरीब होते हैं। हमारे यहाँ ना कोई अमीर था ना कोई गरीब। अच्छा, ये जो शहरों में आजकल नौकरी चल रही है, ये भी उसी की परिणाम है, उसी का परिणाम है। देखिए, नौकरी और मजदूरी में क्या अंतर है? एक विवेकहीन श्रम है, एक श्रमविहीन विवेक है। परिणाम दोनों के एक ही हैं। दोनों के परिणाम एक हैं। मनुष्य क्या है? श्रम है, वो विवेकहीन श्रम है मजदूर, और श्रमविहीन विवेक है नौकर। और किसान विवेक युक्त श्रम है, इसीलिए वो तृप्त है। क्या बात, क्या तृप्ति तो विवेक युक्त श्रम में है। विवेक नहीं लगाया, श्रम किया, बट्टे खाते में गया। आप विवेक युक्त श्रम करते हैं तो क्या करते हैं अपने खेत पर? देखिए, विवेक युक्त श्रम करने का मतलब है प्राकृतिक वस्तुएं जैसी हैं उनके स्रोतों को वैसा ही बनाए रखते हुए, अगली पीढ़ियों के लिए शाश्वत बनाए रखते हुए अपनी आजीविका का प्रबंधन कर लेना, ये विवेक है। और जिस समाज में रहते हैं उसको देने के भाव से जुड़े रहना, विनिमय के भाव से जुड़े रहना, ये इसके लिए है, वो उसके लिए है, ये विवेक है। विनिमय यानी? विनिमय माने 3 प्रकार का विनिमय होता है। परिवार के अंदर प्रॉपर्टी सबकी होती है, इसलिए परिवार के अंदर श्रम का ही आदान प्रदान होता है। गांव के अंदर मेहनत करोगे तो खाओगे, मेहनत करोगे खाओगे, और हमारी मेहनत सबके लिए अर्पित होगी। हाँ, उसमें कोई एक आदमी ने भी कहा कि पिता पुत्रों के लिए करता है, पुत्र किसी ने मान लीजिए कोई जानवर चराता है, कोई खेती करता है, कोई अनाज उसाता है, तो कोई कुछ अलग अलग काम बांट लेते हैं। एक ने कहा कि मैं ये करता हूँ, गया परिवार, श्रम किया, सबका हुआ, तो श्रम विनिमय होता है। हाँ, वस्तु विनिमय का मत, गांव में श्रम विनिमय और वस्तु विनिमय दोनों होता है। जब गांव के बाहर जाते हैं तब ये कागज के रुपए की जरूरत पड़ती है, इसको मुद्रा विनिमय कहते हैं। तो तीनों विनिमय करता है। अभी तो गांव में भी मुद्रा की जरूरत पड़ती है, इसलिए बनी कि शिक्षा स्वास्थ्य न्याय बेचने लगी सरकार। शिक्षा स्वास्थ्य न्याय के बिना कोई रह नहीं सकता। सरकार ने इसको बिकाऊ कर दिया। अब आज किसान को जरूरत पड़ गई पैसे की। सरकारों को लगता है कि गांव के लोग न्याय नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने उनको न्याय की परिभाषा बता दे सरकार क्या है। सरकार न्याय की परिभाषा बता दे। असली न्याय तो हम, जिस दिन इस देश के प्रत्येक व्यक्ति न्याय मांग लेगा, जिस दिन इस देश का प्रत्येक व्यक्ति स्वास्थ्य मांग लेगा सरकार से, और जिस दिन प्रत्येक व्यक्ति पढ़ाई मांग लेगा, सरकार की औकात नहीं। हम 140 करोड़ का देश हैं, 2-4 करोड़ का देश नहीं है। न इनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि सबको स्वास्थ्य मुहैया करा लें। लूट के धर देंगे, ये लूटते हैं, अभी भी लूटते हैं। राइट टू एजुकेशन तो दिया उन्होंने, कितना भी दे दे। राइट टू एजुकेशन देने का मतलब क्या है यार? गांव को अधिकार दे दो, राइट हो गया। भाषा में दिया, ये कम्युनिस्टों का मॉडल है। राइट ये, राइट वो, ये साम्यवादी। हमारा भारतीय संविधान में राइट क्या है यार? गांव का राइट है। राइट देना क्या है? उनका तो नेचुरल राइट है, इनके बाप का है राइट जो हमें दे देंगे। हमारा छीन के तो तुम ले गए हो। तुमने संविधान में लिखा है कि गांव के लोग नहीं। हम तो न्याय कर ही रहे थे ना। 1972 तक तो हमारी न्याय पंचायतें जिंदा थी ना। और देखिए 1972 के पहले हमारे जो मुकदमे जाते थे और 1972 के बाद के मुकदमे जो जा रहे हैं, उनका रेशियो निकाल लीजिए। आप लोग तो बुद्धिजीवी हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि न्याय हमसे छीना गया है। और इन न्यायालयों में कोई न्याय होता है? स्वास्थ्य और शिक्षा दे पा रहे थे हम? बिल्कुल दे पा रहे थे। बताइए कितने लोग कैंसर से मर रहे थे? 1970 के पहले के सारे आंकड़े निकाल लीजिए आप। वो तो खान पान और जीवन शैली उसकी वजह रही होगी। तो खान पान जीवन से क्या मर गए हैं? अभी कर लें भैया, अभी कर लें। मलिहाबाद से लेकर लखनऊ के बीच में 60 कैंसर हॉस्पिटल हैं। 60 ये तो हमारी प्रगति है। आखिर में कोई ऐसी 2-4 बड़ी समस्याएं देश की जिनको आप चाहते हैं कि आपका मानना है कि इनको कंसीडर सबसे पहले किया जाना चाहिए? किसान परिभाषित हो, किसानी को राष्ट्रीय कार्य घोषित कर दें, और जो नौकरी करता है वो जो नौकरी करने के लिए जाता है अपनी ज़मीन से बेदखल होकर जाए। ये 3 काम करवा दीजिए, देश किसानों का हो जाएगा। भाई एक देश 2 तरह के रोजगार कैसे दे सकता है? नौकरी भी करिए और अपने ज़मीन का मालिक भी बने रहिए।
तो अपने भाइयों को ही जमीन, सरकार न ले, उस जमीन को अपने भाइयों को दे के आइए, फिर नौकरी करिए आप। आपको पता चल जाएगा जितने बुद्धिमान लोग हैं सब किसानी करने लगेंगे और बुद्धिहीन लोग सब नौकरी करेंगे, उल्टा हो जाएगा। 3 कानून बनवा दीजिए, काम खत्म। पहला, किसानी को परिभाषित करवाइए, परिभाषा करवा दीजिए, किसानी को राष्ट्रीय कार्य घोषित करवाइए। किसानी का राष्ट्रीय कार्य है कि नहीं है? पेड़ लगाना है, खाद्यान्न उत्पादन करना है, जल संरक्षण करना है, यही तो राष्ट्रीय कार्य है, इसको घोषित करवा दीजिए। तो किसानी को राष्ट्रीय कार्य घोषित करवा दीजिए, किसान की परिभाषा करवा दीजिए और नौकरी के लिए अपनी ज़मीनों से बेदखल होना अनिवार्य कर दीजिए। और नौकरी करते समय तक कोई भी ज़मीन का मालिक नहीं बन सकता है, रिटायरमेंट के बाद फिर से खरीद सकता है। इतना करवा दीजिए, देश बदल गया और विश्व का नमूना देश हो जाएगा। प्रेम सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने देखा यहाँ पर उन्होंने 3 बातें आखिर में कही। उन्होंने कहा कि इस संविधान में किसान कौन है ये परिभाषित हो। इससे पहले उन्होंने ये बताया भी कि किसान कौन है, और ये बताते हुए उन्होंने ये कहा कि गांव में रहने वाले 100% लोग किसान हैं। तो इसका मतलब बाकी और कुछ नहीं बचता है। दूसरा, उन्होंने कहा कि किसानी को राष्ट्रीय कार्य घोषित किया जाए। ये बात इसलिए भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है कि देश में जब खाद्य का संकट आया तो उसे देखकर हम ये कह सकते हैं कि वो राष्ट्रीय कार्य ही था जो हमारे वैज्ञानिकों ने और किसानों ने मिलकर के किया। और तीसरा, उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो आप अपना खेती और ज़मीन, उससे पूरी तरह से आप बेदखल होकर जाएं और अपनी नौकरी करके आने के बाद उस पैसा जो आपने कमाया है उससे आप ज़मीन खरीदिए दोबारा से, और उसके बाद फिर चाहें तो किसानी कर सकते हैं। और ये अल्टीमेटली इनका जो प्रभाव आएगा, उस प्रभाव को वो ये मानकर चलते हैं कि वो देश को बहुत ऊर्ध्व गति से जो है वो ऊपर की तरफ ले जाएगा। यानी जिस विकसित भारत की बात 2047 तक की जा रही है, हो सकता है वो पहले भी आ जाएगा। तो इसी भरोसे के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार।